Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो कि पेडागोजी प्रैक्टिस के नाम से है, यानी कि जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में जिस भी एग्जाम में टीचिंग के पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, एक आध बिहार वाले एक्सेप्शन को छोड़ दें तो वहाँ ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ये जो प्रैक्टिस हम करेंगे, वो आपको काम देगी। हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का प्रयास है, प्रॉपर तरीके से उनको समझेंगे। और सी टेट हो, चाहे वो जे टेट हो, केवीएस हो, आने वाला सुपर टेट हो, D+B हो, या कोई और एग्ज़ाम हो आपका, है ना, एस टेट हो, तो वहाँ ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका अगर एजुकेशनल पॉलिसीज़, आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलॉसफी का थोड़ा बहुत हिस्सा वैसे पूछा जाता नहीं है आजकल, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। या जो आपके मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, यानी जिसको हम हार्डकोर पेडागोजी कह देते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब मिला करके डिस्कशन करेंगे। तो कुछ पुराने क्वेश्चंस, पुराने बोले तो अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कुछ नए क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से हम समझें। कोशिश ये है, कोशिश क्या, इतना तो फिक्स ही है कि एटलीस्ट 10 क्लासेस करें, 20 क्वेश्चंस ईच क्लास में हम कर, मतलब 20 क्वेश्चंस इन एवरी क्लास, तो कुछ 200 के करीब आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 10 दिन में। और बीच बीच में एक नई सीरीज या एक पुरानी सीरीज जिसको कंटिन्यू करेंगे पेडागोजिकल टर्म्स की, कि पेडागोजी में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, D+B, KVS, जो आपको शायद सिलेबस में नहीं दिखते बट पेपर में दिखते हैं, या अलग अलग एग्जाम में सेम ही हालत है, तो उन टर्म्स को कम समय में जो है डिस्कस कर पाएं। चलिए शुरू करें। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम, पता नहीं कितने ज़मानों बाद मिल रहे हैं। इस बार सीटेट में भी जो है डिस्कशन नहीं हो पाया था, यानी मई से जो है क्लासेस आपकी पूरी तरह से गड़बड़ चल रही हैं। मतलब पिछले 4 महीने थोड़े हेल्थ वाइज मुश्किल निकले हैं। और कल मेरा जो है हैप्पी बर्थडे भी है, तो कल तो छुट्टी रहेगी। अब हम जीवन के उस पड़ाव पे हैं जहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सुकून, थोड़ा शांति, बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं, हर टाइम काम नहीं, है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे जीवन में। बहुत एडवेंचर किया, उसका अपना मज़ा है जब आप रात दिन काम के बारे में सोचते हैं, हर दिन काम ही कर रहे होते हैं। और अभी जिस फेज़ में मैं हूँ, मतलब ठीक है, आपकी क्लासेस होंगी, सिलेबस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा आप देखते ही हैं यूट्यूब पे भी, मैं कई बार अपडेट है तो लेट दे रही हूँ, या थोड़ा सा इधर उधर होती हैं चीज़ें। और ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैं उत्सुक इस बात के लिए नहीं हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो उसको न्यूज़ की तरह बना दो, एक एक टॉपिक पे 5-5 बार सेम बात कहो, है ना, मतलब मुद्दा बना के, या वो सब पहले भी नेचर नहीं था, अब तो बिल्कुल ही मतलब दूर दूर तक भी नहीं है दिमाग में, क्योंकि वो नीड नहीं है। अगर कोई सच की ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चलिए खैर समझते हैं कहानी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो है ऐसे रिटायरमेंट लेके घर पे बैठने वाली हूँ, वो मैं कई साल पहले ले चुकी हूँ, बट फिर मैं करूँ क्या, मुझे मन लगता है ये काम करने में, तो इसलिए हम मिलते हैं। वो तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि अब बैच नहीं आएगा, या फिर अब पढ़ाई नहीं होगी, या सीटेट आएगा तो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे, वो सब करेंगे। बट आपको पता ही है, ये मैं और क्लैरिफाई कर देना चाह रही हूँ कि शांति से धीरे धीरे करेंगे, है ना, एक अपने पेस पे जैसे हम चलते आए हैं उससे थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। ठीक, संडे वार्ता महीने में एक दिन फिर से कंटिन्यू करेंगे, एक नई शुरुआत की तरह इसको देखते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। और बर्थडे से जो है, मतलब हैप्पी बर्थडे नहीं बोला जाता है, मेरे को लगा गुड इवनिंग बोल रहे हो, सब हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, तो थैंक यू बोलना है मुझे, सॉरी। ठीक, तो ऐसे ये वाले बर्थडे पे ऐसे 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो करनी है अब पूरे साल। वैसे भी चल रही थी, बट अब थोड़ा और ध्यान दे रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज, जैसे कि रीडिंग, जैसे कि ट्रैवल, जैसे कि पता नहीं और कोई चौथी चीज़ लिखी हुई थी। तो अभी जो है ये सब चल रहा है, दोस्ती यारी, ये सब में थोड़ा सा ध्यान लगाना है। एज रिवील कर दूँ मैं ऐसे कैसे कर दें यार, हैं, हम पता लग गया तो कैसे होगा, जीवन के 27 साल पूरे हो गए हैं, कैसे कैसे पता लगेगा। चलिए खैर, ये जो है PDF जो है आपको मिल जाएगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड, ये विद आंसर्स आपको PDF मार्क करके वहाँ दे देगी हमारी टीम। और आ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने आप कर लेंगे, ये सब कहने की ज़रूरत बची नहीं है। कमेंट करिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा पोल में। पोल आपके सामने आएगा, 20 क्वेश्चन हैं, शांति से उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का आप पोल में जवाब दीजिए। कोई कह रहा है आप आई नहीं, यार मैंने आपको कहा था मेरी कोशिश पूरी रहेगी, जो आप इलाहाबाद के लिए बात कर रहे हो। और ट्विटर पे भी, मतलब ट्वीट भी किया आपको, कम्युनिटी टैब पे भी एक शेयर किया था। पिछले 3-4 दिन तो मेरी तबीयत भी खराब रही, तो जो ऐप में क्लासेस चलती हैं करियर विल पे, वो भी नहीं हो पाई थी उस दौरान। तो सपोर्ट पूरा है, क्योंकि चाहे सिस्टम अपने हिसाब से चले, लेकिन आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और रखना चाहिए। ठीक, तो हम लोग भी जहाँ सपोर्ट कर पा रहे हैं टीचर्स, वो करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, बहुत बातें हो गई।
चलिए, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच यार। आपकी विशेष पिछले 10 दिन पहले से, जब से सितंबर शुरू हुआ है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे टैग कर करके एकदम एकदम खुशी की लहर, ऐसे बचपन में जैसे होता है ना बर्थडे की एक्साइटमेंट, वैसी क्रिएट कर दी है, वो रही बची मेरे दोस्तों ने। चलिए खैर, हाँ, प्रयागराज में धरना देने रहे छात्रों के लिए कुछ बोलिए। वही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए और इस बात के लिए मेरा पूरा सपोर्ट है। अगर मैं आ पाती तो बिल्कुल आती, जरूरत पड़ेगी तो आएंगे भी, ठीक, मतलब आगे, अभी तो जो समय निकल चुका है उसमें क्या कर सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग अरेंजमेंट्स शुड बी यूज्ड व्हेन डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट्स। छात्रों को किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं एज अ टीचर, क्लासरूम में साइंस की क्लास है मान लीजिए, या कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसको दिखाने के लिए कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट होगा, फटाफट से चूज करके बताएंगे। ये एकदम पेडागोजिकल या क्लासरूम मैनेजमेंट का सवाल है अगर मैं कहूं तो, ठीक। ये शाम को 9 बजे आपकी क्लास चलेगी, कल तो छुट्टी है, बर्थडे है जैसा मैंने आपको बताया, परसों भी चलेगी, मतलब मंडे टू कोशिश करेंगे फ्राइडेज को डेली कर पाए 9 बजे रात को, जो अपना टाइम जमानों से रहा है, ठीक। पिछले 8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे, हो जाएंगे अक्टूबर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सिटिंग इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ द टीचर। छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे में बैठे हैं। सेमी सर्कल समझते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी पिक्चर। मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, टीचर यहाँ पे है और ये कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि कोई चीज, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल है, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, कुछ है जो सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जा सकता है, जिस भी चीज का वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। तो सेमी सर्कल बेटर है, या फिर ऑप्शन 2 है स्टूडेंट्स सिटिंग इन रोज in the classroom and the teacher places himself or herself in front of the students। यानी बच्चे जो हैं वो रोज में बैठे हैं, जैसे कि क्लासरूम में होता ही है माहौल, बेंचेस होती हैं और सामने टीचर है, पीछे तक बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, वो चॉक एंड टॉक जो हम कह देते हैं, चॉक फेंक फेंक के मारी जा रही है वहीं से। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है? तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब बच्चे डिमॉन्स्ट्रेशन में, यानी जब आप उनको कुछ दिखा रहे हैं, तो अगर वो अर्ध घेरे में या हेमीस्फेयर कह दीजिए उसको, या सेमी सर्कल कहेंगे आम भाषा में, सेमी सर्कल में अगर वो बैठे हुए हैं तो बेहतर देख पाएंगे, आपस में एक दूसरे की शक्लें देख पाएंगे, टीचर एकदम डायरेक्ट उनको फेस करके देख पाएगा। तो बेटर है ओनली फर्स्ट, यानी थर्ड ऑप्शन। सेकंड यहाँ पे उतना बेहतर नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बोरिंग हो जाती है क्लासरूम, और कुछ जो पीछे वाले बच्चे हैं वो शायद ठीक से एक्सपेरिमेंट को देख भी ना पाए। ये हम एक इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये है हमारे सामने, ये ऑप्शन 3, केवल मैं नहीं केवल आए, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई होगी माई टाइपिस्ट जी से, ठीक है। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे, ये देखिएगा, ठीक। ये दोनों का ही उदाहरण है। वो जो ऑप्शन 1 था वो ये था जहां सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं बच्चे, और ऑप्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं, ये है सेमी सर्कल वाला उदाहरण, सेमी सर्कल वाला उदाहरण, और ये था ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं बच्चे पीछे था, पीछे वाले बच्चे को अगर सच में दिखाया जाए, ये तो चलो बोर्ड पे लिख रहे हैं टीचर, यहाँ टेबल पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कुछ कि कोई चीज कैसे होती है, तो पीछे वाले बच्चे को हो सकता है उतना क्लियर ना दिखे। तो हेमिस्फेयर या ये जो सेमी सर्कल वाला तरीका है, ये ज्यादा इंटरेक्टिव माना जाता है कि बच्चे एक दूसरे की भी शक्ल देख पा रहे हैं, टीचर को भी फेस कर पा रहे हैं, सारी चीजें बेहतर तरीके से हो रही हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहां सही था, बेहतर था। दोनों हम यहां चूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हर जगह पूछा जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट का क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है, उस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फटाफट से बताएंगे, अब जल्दी बताओ। पोल दे दिया निशा? बहुत ही खुशी की बात है, निशा से खुश इस धरती पे एक आध ही कोई प्राणी होगा। चलिएगा खैर, चश्मा लगा के बैठी हैं, काला चश्मा रात को यहाँ इतनी लाइट में। चलिएगा खैर, समझते हैं, सबके अपने अपने शौक हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाट आर दी चैलेंजेस, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने की क्या चुनौतियां हैं? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। आज तक की एज बताई जाएगी, कल से नहीं, है ना। बर्थडे पे चेंज हो जाती है ना। देखो एक बार, व्हाट आर दी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी समावेशी शिक्षा को
लागू करने की चुनौतियां क्या हैं देश में। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, हर तरह का बच्चा, चाहे वो चल सकता है, नहीं चल सकता है, देख सकता है, नहीं देख सकता है, गिफ्टेड है, धीमे सीखता है, बहुत तेज सीख लेता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी और चीज में अच्छा है, हर तरह का बच्चा, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सबकी डिफरेंट नीड्स हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करें? पहला ऑप्शन है, या पहला जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज नो पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया। कह रहे हैं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। भाई हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पढ़ते हैं, यानी राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी 2016, और इससे पहले कौन सा एक्ट था जो रिवाइज होकर के ये आया? पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्संस विद डिसेबिलिटी 1995 का एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, यहां पे 21 डिसेबिलिटीज हैं, 14 नई डिसेबिलिटीज ऐड हुई हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। द रोड टू अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन इज लॉन्ग एंड वेरिड वन, यानी समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की जो राह है वो लंबी है और विविध है, क्योंकि माइंडसेट में चेंज आने की बहुत जरूरत है। चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो आसपास के बच्चे ही क्यों ना हो, क्लासरूम में भी बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते हैं। अरे तुम चल नहीं पाते हो, तो कोई किसी को अजीब अजीब तरह के शब्द हैं, है ना, अंधे से लेके लंगड़ा, ये सब इस तरह के शब्द यूज होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। टीचर्स का भी माइंडसेट में कई बार टीचर्स कम समझते हैं ऐसे बच्चों को, जो कि एकदम गलत है ना। क्यों? क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात हो रही है, हम कह रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं ये बच्चे, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अपनी क्षमताएं हैं, तो उस चीज को हमें एक वेरिएशन की तरह, एक विविधता की तरह देखना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरह देखना है, और बच्चे की नीड को समझते हुए, वो स्पेशली एबल्ड है, वो डिफरेंटली कुछ अच्छा कर सकता है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसको समझना है। तो द रोड टू अचीव, ये बात बिल्कुल सही है, लंबी जर्नी है और वेरिएड वन है ना। जब तक दर्द खुद को ना हो तब तक महसूस नहीं होता, तो एम्पैथी की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर हो या इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक से लागू हो पाए, तो पॉलिसी बना के सिर्फ नहीं चलेगा जब तक लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ओनली 2 शुड बी द राइट ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही है। अभी हम पैरा ओलंपिक्स चल रहे थे और हमने देखा कि इंडिया ने कितने मेडल्स लिए हैं, और हमने बात भी की थी अपनी लेखारा की, आपने वो छोटा सा मैंने एक शॉर्ट भी डिस्कस किया था, मतलब शेयर किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शीतल देवी हैं, और ये फर्स्ट फीमेल पैरा ओलंपियन हैं जिन्होंने आर्चरी में विदाउट अपर लिम्ब, यानी ऊपर के जो दोनों हाथ हैं, आर्म्स हैं, वो हैं ही नहीं, और तीरंदाजी में पदक जीता। वहीं अवनी लेखारा की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब्स वर्क नहीं करते। तो जब ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि, तो फिर अगेन मतलब ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज्यादा वो राह देने वाली बात है। माइंडसेट में चेंज होता है जब इस स्तर पे लोग डिफरेंटली एबल्ड, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी डिफरेंट तरीके से एबल्ड हैं, आपके हिसाब से नहीं, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चलेगा ना सब कुछ, तो ये एक बात है। चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, व्हाट इज द थियरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 6 वर्ष कहते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड को। ठीक, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या कहता है, यानी बच्चे का माइंड डेवलप कैसे होता है, इस बारे में आपको बताना है, फटाफट से देखना है, जल्दी से आप बताएंगे। सीटेट नोटिफिकेशन कब आएगा मैम? देखो अक्टूबर आने को, सितंबर एंड में भी आ जाए, बट अक्टूबर में आ जाना चाहिए आइडियली। देखना एक बार, अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेन मैचुरेशन एंड इंप्रूवमेंट इन कॉग्निशन, यानी जो मस्तिष्क का विकास है, मन का विकास है, बच्चे के माइंड का विकास है, वह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। यानी अगर 2 से 6 वर्ष के बच्चे के अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं, यानी उसका संज्ञानात्मक का मतलब ये है, कॉग्निशन का मतलब ये जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे काम दिमाग से होते हैं, और ये जुड़ा हुआ है आपका मेंटल डेवलपमेंट, कह देते हैं हम इसको कॉग्निटिव को। तो ये बात सही है कि ब्रेन के जो मैचुरेशन है, यानी आपके दिमाग की जो परिपक्वता है, इंप्रूवमेंट्स है कॉग्निशन में, यानी सोचने समझने सीखने में, वो माइंड डेवलपमेंट से दर्शाए जाएंगे। उसको आप मेंटल डेवलपमेंट कह दीजिए, कॉग्निटिव कह लीजिए, सही है, ट्रू है ये बात। सेकेंड ऑप्शन है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लार्ज पार्ट इन डेवलपमेंट, यानी वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है, जो आपको आपकी हेरिडिटी से मिला, जो आईक्यू है, वो हम कहते हैं कि ज्यादातर हाईली आपके इंटेलिजेंस जो है आपका, वो हाईली रिलेटेड टू योर जेनेटिक्स है। ठीक, और एनवायरमेंट का भी उसमें फिर बड़ा रोल है, एनवायरमेंट को बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो दोनों ही चीजें यहाँ महत्वपूर्ण हो गई, यानी बोथ फर्स्ट और सेकंड। कितने % लोग दे रहे हैं जवाब, यहाँ मैं देख नहीं पा रही हूँ, लॉग इन नहीं है इसमें, तो करेंगे। 68% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, ताली बजा लीजिए अपने लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के जवाब देंगे, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देने में, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट व्हाट इज अ सिंबॉलिक फंक्शन, यानी पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक कार्य क्या है, बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्याजे याद कीजिए, बताया हुआ है आपको शॉर्ट तरीका SPCF, सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 और अबव जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं हिंदी में। बात सही है या नहीं है? चलिए देखिए, तो पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक विचार कार्य क्या है, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, प्री ऑपरेशनल थॉट की बात हो रही है, यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। व्हाट इज अ सिंबॉलिक फंक्शन, सिंबॉलिक फंक्शन क्या होगा, एबिलिटी टू यूज, आपको ये तो पता ही है ना, सिंबॉलिक थॉट जो है यानी सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखने लगेगा 2 से 7 वर्ष में, ये विशेषता है सिंबॉलिक थॉट की, ठीक। तो सिंबॉलिक थॉट की, यदि अगर मैं उस पेन बोलूं तो उसके दिमाग में पेन छप जाए, है ना, मैं इश्क कहूं तुझे हो जाए, वो वाला जो अभी गाना चल रहा है, ठीक, तो उस पर खैर कभी बात और करेंगे, बट इट इज लाइक दैट ओनली, यानी आप कुछ भी बोल रहे हैं तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन दिमाग में बन रही है। मतलब आपने कहा हॉर्स तो हॉर्स दिमाग में बन रहा है, आपने कहा झाड़ू तो दिमाग में झाड़ू बन रही है, आपने बेलन सोचा मम्मी का उड़ता हुआ आता हुआ, वो भी दिमाग में बन रहा है, ठीक। तो ये क्या है, सिंबॉलिक थॉट है, बेसिकली सिंबल्स से आप समझने लगते हैं। ए फॉर एप्पल बहुत बार मैं एग्जांपल देती ही हूं, ठीक। तो एप्पल आपके दिमाग में बनता है, ये क्या है, सिंबॉलिक थॉट है। इतनी बात क्लियर है? तो देखते हैं, एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, यानी प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपणों का प्रयोग करने की क्षमता इस एज में आ जाती है। आप ए फॉर एप्पल, है ना, इश्क लिखूं तुझे हो जाए, तो ये सब बातें मतलब इस लेवल का नहीं, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सिंबल हेल्प्स चिल्ड्रन, ये फालतू बातें करनी होती हैं तभी आप लोगों का मन लगता है थोड़ा सा, है ना, अपने मतलब की बात होती है तो ब्रेकअप, पैचअप, रिलेशनशिप, इनको सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम जग जाते हैं लोग, है ना, जिन जो सो जाते हैं ना बीच बीच में क्लास में, सब जग जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे कहीं पे, आपको बर्फ की बात करें तो बर्फ में ले जाया जाएगा, आपके दिमाग में वो चित्र आ जाएगा, तो आप सिंबल्स के माध्यम से सीखने लगते हैं। दोनों बातें सही हैं, बोथ 1 और 2 इंक्लूडेड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलें आगे बढ़ें, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं भाई, व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा। छोटा सा सवाल है, फटाफट से जवाब दीजिए, छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल बोला पवन, मैंने कम्युनिटी पे, ट्विटर पे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती धरने के बारे में, और मैंने आपको कहा भी था जब हम 6-7 दिन पहले मिले थे कि मैं कोशिश पूरी करूंगी आने की। मैं नहीं आ पाई, 3-4 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने ऐप पे भी क्लास नहीं ली, करियर ऐप पे भी, तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना एक बार, सिंबॉलिक थॉट बेसिकली आप सिंबल्स के माध्यम से सोच पा रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, सिंबल्स सिंबॉलिक है। जब आप डॉक्टर खेल रहे हैं और वो जो डॉक्टर की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रिटेंड प्ले में आता है हालांकि वो, बट वो सिंबॉलिक है। आप जब बच्चा झाड़ू लेकर के और हैरी पॉटर की तरह उसको उड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको घोड़ा समझ करके, सिंबॉलिक है, ठीक। तस्वीर को देख करके हम जो है प्रणाम करते हैं, एक तरह से सिंबॉलिक है। तस्वीर में डायरेक्ट थोड़ी ना भगवान जी साथ थोड़ी चल रहे हैं तस्वीर के अंदर, समझ रहे हो ना। तो व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा, जन्म आघात क्या है। इंजरी सस्टेन्ड विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट को बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। इंजरी सस्टेन्ड विद इन 2 डेज ऑफ बर्थ, यानी 2 दिन के जन्म के 2 दिन के अंदर अगर चोट लग जाए तो उसको बर्थ ट्रॉमा कहोगे। या फिर इंजरी सस्टेन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ ट्रॉमा जो है जन्म के समय होने वाली इंजरी, यानी जन्म के समय लगी चोट या आघात को बर्थ ट्रॉमा कहा जाएगा, ठीक है ना। इंजरी सस्टेन्ड विद इन 5 डेज ऑफ बर्थ, नहीं, तो जन्म के समय, कई बार किसी बच्चे को जो जिसका अभी जन्म हो रहा है, मान लीजिए बच्चे का, नवजात शिशु का, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ब्रेन को, तो उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे क्या कहेंगे डिसेबिलिटी हैं जो हो जाती हैं। और अगर हम बात करें इस तरह की बहुत सारी चीजें, किसी केमिकल के प्रभाव में आ गया बच्चा, है ना, या फिर कोई फिजिकल इंजरी हो गई,
या फिर और अगर बहुत ज्यादा पैनिक या उस स्थिति में पैदा हुआ है तो कई बार क्या होता है कि नर्वस सिस्टम बच्चे का अफेक्ट हो गया, तो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो बहुत सारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एडीएचडी या फिर आपका जो है ऑटिज्म, ये सब की संभावना बढ़ जाती है। तो बर्थ ट्रॉमा का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा ठीक से पैदा हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, जन्म के समय उसको कोई ट्रॉमा ना हो। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्या कहानी है। क्वेश्चन, हाँ रोज लेंगे भाई क्लास, कोशिश तो अभी यही है, बस कल की छुट्टी करके, है ना। व्हाट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी लिंग स्थिरता क्या है। जेंडर कॉन्स्टेंसी थियरी है, कोहलबर्ग ने दी है। जनरली हम इस पर बहुत अलग से चर्चा नहीं करते हैं, बट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता भी लिमिटेड ही है, तो जितने की जरूरत है उतना हम डिस्कस करेंगे। और इसको जो पेडागोजी टर्म्स या साइकोलॉजी शॉर्ट्स की जो सीरीज है उसमें मैं एक दिन छोटा सा टॉपिक है शेयर भी डिस्कस भी कर दूंगी यूट्यूब पे ही। व्हाट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी, लिंग स्थिरता क्या है। चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हिज और हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, सॉरी, यानी बच्चे की अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। यानी आपका जो सेक्स है, सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जैविकता जो है, जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट को हम सेक्स कह रहे हैं। जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बना दिया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये कपड़े पहनेंगे, ये जेंडर है जो कि सोशल एस्पेक्ट है। अब जब जेंडर कांस्टेंट है ये समझ जाता है बच्चा, यानी जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं बदल सकता हूं, यानी सेक्स सेम रहेगा। ये जब समझ उसमें आ जाएगी, 6-7 साल तक जो है कंप्लीट आ जाती है। इस बार सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जेंडर कांस्टेंट कब होता है। शुरुआत अवेयरनेस आ जाती है 3 साल के आसपास, लेकिन कांस्टेंट हो जाता है 7 साल तक आते आते। तो चाइल्ड्स अवेयरनेस अबाउट हिज और हर सेक्स बीइंग सेम ऑलवेज, कि भैया सेक्स नहीं बदलेगा, अगर मेल या फीमेल है तो वही रहोगे, या अदर जेंडर है तो वही रहोगे। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी, इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या हो तो बता दो इस बात में। कितने लोग कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, फटाफट बताओ। 1 मिनट रुको, मैं फोन में देख लेती हूँ, ऐसे नहीं पता लग रहा, इतना सब कुछ नहीं बताना है, जो मेजोरिटी दिया करें वो बता दो ना। देवी, कम से कम 5 ऑप्शंस बोल दिए हैं एक साथ, हैं, बस ऐसा लग रहा है रिपोर्टिंग कर रही है न्यूज में, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। 1 सेकेंड यार, मैं ही देख रही हूँ, रुको, फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, साइड में हटे हैं, हम इंग्लिश वाला ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है यार, मैं एक जगह साइड में रुक के ही पढ़ाऊंगी, फिर ज़्यादा मूव नहीं करूंगी। और ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा, पोल ही नहीं है भाई यहाँ, वहाँ तो है पोल, यहाँ नहीं है। चलो कोई नहीं, जैसे भी, अब तो ऐसे ही काम चलाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही दे रहे हैं ना ज़्यादातर लोग, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ 1 and 2। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट तो ये लोग बचपन से ही हैं। चलो आ जाते हैं, बोथ 1 and 2 है ना। इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहेंगे कि एक तो सेक्स कैटेगरी कांस्टेंट है, यानी यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं सेम रहेगा, कपड़े बदल लेने से सेक्स नहीं चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा रामलीला होती है देश में बहुत जगहों पे, अभी दशहरा आने वाला है अक्टूबर में, तो मुझे तो बहुत फेवरेट मौसम है एकदम, दिल्ली का मौसम बदलता है, हाँ एकदम मौज। तो उस टाइम पे रामलीला होती है बहुत जगह पे। अब रामलीला में कोई रावण का किरदार कर रहा है, हो सकता है वो फीमेल हो, या फिर ऐसा तो बहुत होता है कि कोई मेल है जो सीता जी का भी किरदार कर रहे हैं, यानी मेल फीमेल का जो है रोल प्ले कर रहे हैं, और महिला पुरुष का, पुरुष महिला का, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, और थिएटर में भी ऐसा होता है बहुत बार, तो प्लेज में। तो वो क्या है, बच्चे को ये समझ आने लगेगा कि ठीक है आप कपड़े बदल सकते हैं, आप एक्ट कर सकते हैं वैसा, बट आपका जेंडर सच में चेंज नहीं हो गया या सेक्स चेंज नहीं हो गया। बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही है। ये एक सिंपल बेसिक सी बात है, इतनी समझ आप सबको हो गई है। अब फिर भी मैं एक बार और लिख देती हूँ, जेंडर क्या है, हिंदी में दोनों को लिंग ही कहते हैं, बट आप इंग्लिश की तरफ झांक करके देख लीजिएगा, या कई बार जेंडर ही लिख के दे देगा। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना है, समाज ने बनाया है। ठीक, सेक्स की बात करें तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हम बायोलॉजिकली जैविक रूप से हमारे अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, है ना, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, या हमारी बायोलॉजी में जितने भी अंतर हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, समानताएं और अंतर दोनों ही। ठीक, तो जैविक संरचना। चलिए आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आसान सा सवाल है। वैसे भी आज फर्स्ट डे है, मिक्स्ड क्वेश्चंस ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पहले ही दिन कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाए, बस मैं मुश्किल कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ला करके आपके सामने रख दूं जिससे आप परेशान हो जाएं। बल्कि शुरुआत में इस तरह के भी क्वेश्चन होने चाहिए जो आते ही हैं, जो जरूरी ही हैं, जिनको समझना बार बार जरूरी ही है। डैश इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, यानी डैश शिशु और देखभाल करता है अभिभावक के बीच पारस्परिक स्थायी बंधन है। क्या? अटैचमेंट एक स्थायी बंधन है, अग्रीमेंट, रिप्लेसमेंट, पनिशमेंट। क्या? अब रिप्लेसमेंट तो स्थायी बंधन नहीं हो सकता, अगर रिप्लेस ही कर दिया तो, है ना। पनिशमेंट भी कोई स्थायी बंधन नहीं होगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे? अटैचमेंट के अग्रीमेंट। कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं आप अपने बच्चे के साथ जब जन्म होता है? मम्मी पापा जब बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, दादी या कोई और अभिभावक, तो वो अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? नहीं। ये जो रेसिप्रोकल अटैचमेंट इज दी रेसिप्रोकल का मतलब है यानी दोनों तरफ से है। बच्चे को माँ बाप के साथ अच्छा लगता है, माँ बाप को बच्चे के साथ अच्छा लगता है, तो परस्पर है बेसिकली। तो रेसिप्रोकल रिलेशन है क्या? अटैचमेंट। दिमाग थोड़ा लैग कर रहा है। अटैचमेंट इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। तो जो लगाव है वो स्थायी, शिशु और देखभालकर्ता के अभिभावक के बीच स्थायी संबंध है, एक पारस्परिक स्थायी बंधन है जो दोनों तरफ से हो रहा है। आपको माँ बाप से प्रेम रहेगा ही, चाहे आप कितना भी कलेश, वो आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम पे बहुत वो रील चलती है कि घर बाहर से घर आने का बहुत मन करता है और घर में आते ही कभी चाय की आवाजें आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, शोर मच रहा है ना। तो वो कुछ कितना भी कुछ भी है, लेकिन इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में क्या है? एक अटैचमेंट का बॉन्ड है जो रेसिप्रोकल है। ठीक, चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और इसी से एक वो सेपरेशन एंजाइटी भी आती है फिर, क्योंकि आपका अटैचमेंट का बॉन्ड बनेगा। तो वो जो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे की दादी उसके मदर से जब बच्चे को लेना चाहती है गोद से, उसकी मदर की माँ की गोद से जब बच्चे की दादी बच्चे को लेना चाहती है तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी है ना। वो सेपरेट नहीं मानता, माँ और खुद को एक ही मानता है। चलिएगा खैर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इमोशनल एंजाइटी नहीं, उसको सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे। इमोशंस ऑफ कोर्स उसमें है ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? दोस्ती करना किस में आएगा, कौन से प्रकार के डेवलपमेंट में आएगा? 4 प्रकार है मुख्य रूप से, 3 ही है देखा जाए तो, PCSE। ठीक, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास में आएगा, संज्ञान यानी दिमाग के विकास में, इमोशंस के, या सोशल। तो ये सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है दोस्ती करना। सोशियो इमोशनल एक साथ ही काउंट करते हैं हम दोनों को। तो सामाजिक सामवेगिक विकास का हिस्सा है दोस्ती करना, कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है ना। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट स्टेटमेंट है, चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, यानी बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। आज भी अगर आप अपने स्कूल के बारे में सोचते होंगे तो आप अपनी दोस्तियों के बारे में सोचते होंगे, अपने मजे आपने क्या किए, पेपर में क्या टेंशन होती थी, बहन दिखा दे, भाई दिखा दे, ये कर ले वो कर ले, है ना, 70 चीजें। तो ये आपको लंच खाते थे एक दूसरे से बांट बांट के, है ना, 0 पीरियड में छिपके लंच खा रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसे भी खतरनाक लोग हैं। ठीक है ना, बेहतर है यार तबियत अभी अंजलि। तो चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। तो दोस्ती का लाभ है एक तरह से, क्योंकि आप जहां हैं वहां आप एंजॉय कर पा रहे हैं, वहां आप हो पा रहे हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन है आपका या सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रेंडशिप इज अ सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन, यानी मित्रता सहायता और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ हेल्प। दोस्त को जरूरत पड़ती है, आप चले जाते हैं आधी रात में, आपको होमवर्क पूरा करना है, दोस्त से कॉपी मांग लेंगे, कल क्या हुआ था स्कूल में पूछ लेंगे, है ना। कोई एक एक्टिविटी हो रही, चाहे स्पोर्ट्स की हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, रंगोली बनाना हो, कुछ और करना हो, राष्ट्रगान गाना हो, सब मिलकर के आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक, तो सोर्स ऑफ हेल्प भी है कि नीड पड़ रही है तो एक दूसरे से पूछ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, कहीं डाउट आ रहा है तो। सेल्फ वैलिडेशन का भी एक तरीका है कि दोस्त ने कह दिया यार तू तो बहुत बढ़िया इंसान है, तो अच्छा लगता है, आपको अपने बारे में भी अच्छा लगता है जब आप जैसे हैं वैसा वैलिडेट किया जाए आपको। ठीक है ना, नॉस्टैल्जिया आ गया ना। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए दोस्तियां जो है ये लाभ है एक तरह से स्कूल में दोस्ती का। ठीक, और दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक व्यक्ति हैं, अभी तो चीजें थोड़ी सी मुझे चेंज दिखती हैं, बट कुछ साल पहले वो कह रहे थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और चीजें की कि, और ये बात उनको लग रहा था कि वो बहुत प्राउडली कह रहे हैं, बट मुझे थोड़ी सी दयनीय स्थिति ज्यादा लगी कि हिमांशी पूरी दिल्ली में मेरा एक दोस्त नहीं है, कि मैंने इतना काम किया कि कोई दोस्त ही नहीं बचा। तो ये बात समझ आती है, कुछ सालों तक मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं घुल मिल पाई या मिल ही नहीं पाई, बहुत कम मौके मिले। ठीक, लेकिन
दोस्त ना होना अपने आप में कोई बहुत खुशी की बात मतलब मुझे नहीं लगती। ठीक, कम हो सकते हैं, एक आध भी हो सकता है किसी का, लेकिन एक भी दोस्त नहीं है तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात लगती है। बट तो ये दोस्ती के बेनिफिट्स हमने सुन लिए, नुकसान भी हैं बट ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक दोस्त बना लीजिए, फिर नुकसान कम लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? In the context of physical development in adolescence, which one of the following statements describes maturation? किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? यानी मैचुरेशन के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है, परिपक्वता के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बताता है? पहला स्टेटमेंट है आपका, या पहला जो स्टेटमेंट ही कहेंगे इसको, तो द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। यानी अडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी 12 से 18 वर्ष, टीन एज जिसको हम कह रहे हैं, जहां बहुत तेजी से सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक, द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। यानी अडोलेसेंस में जब मैचुरेशन आ रही है तो 4 साल में ही आएगी। दोनों ही जेंडर के लिए सेम हो गया? नहीं। फिजिकल चेंजेस in both boys and girls during puberty include the adolescent growth spurt। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरों में वृद्धि स्फुरण होता है। ग्रोथ स्पर्ट, ये हमने केवीएस के टाइम पे भी पढ़ा है। ग्रोथ स्पर्ट है अचानक से, जैसे एक बीज अंकुरित होता है ना, बहुत तेजी से वृद्धि होती है, हाइट, वेट, शेप, साइज बहुत तेजी से बढ़ता है 12 से 18 की उम्र में। जनरली कहा जाता है कि आफ्टर 10 लड़कियों के लिए और 12 से 17 के बीच में लड़कों के लिए, है ना। ये अलग अलग राइटर्स अलग अलग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों जेंडर के लिए सेम टाइम है कि 5 साल ही लगेंगे या 4 साल ही लगेंगे। तो ये बात यहाँ पे सही है कि प्यूबर्टी जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आती है। ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी अचानक से आपको दिखेगा 2 साल पहले आपका जो अडोलसेंट है, यानी कोई बच्चा है जो 10-12 साल का था, 10 साल में आपने देखा, आप 12-15 साल में उसको देखेंगे अचानक से बहुत बड़ा नजर आता है आपको। मतलब मैं तो अपने भाई के केस में हम देखते हैं, पिछले 4 साल पहले अगर हम उसे देखते थे और अभी हम देखते हैं तो वो एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान हमें नजर आता है, और जबकि वो 4 साल पहले एकदम छुटकू सा लगता था। ठीक, तो वो ग्रोथ स्पर्ट हिट करता है बच्चा या किशोर या किशोरी 12 से 18 की उम्र में, और वो तेजी से उसकी हाइट, वेट, शेप, साइज, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लगभग हर प्रकार के, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, हार्मोनल चेंजेस हो, 70 तरह के। और ये सब हम लोगों ने फील किया ही, आप लोग सभी जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं अब तो। चलिए खैर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट नहीं है कि दोनों लड़के और लड़कियों के लिए 4 साल का ही फिक्स टाइम है ना। लड़कियों में पहले शुरू हो जाता है, लड़कों में थोड़ा सा बाद में, बट देर तक चलता है ऑफकोर्स। फिर अगर बाद में हिट हुआ है तो देर तक चलेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 20 क्वेश्चन करेंगे, 10 और करेंगे। चलिए देखिएगा एक बार, अगर हम देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इमिटेशन का कौन सा पेयर यानी अनुकरण का कौन सा युग्म सुमेलित होता है ठीक से? फर्स्ट स्टेटमेंट है इनविजिबल इमिटेशन, यानी अदृश्य अनुकरण, जो दिख नहीं रहा वो अनुकरण। इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी सच एज द माउथ, यानी अदृश्य इमिटेशन या इनविजिबल इमिटेशन उसको कहेंगे जिससे आप इमिटेट कर रहे हैं बट वो पार्ट आप देख नहीं पा रहे। जैसे अगर आप नकल कर रहे हैं किसी की, है ना, निशा ने कुछ बोला, मैंने नकल की, तो मैं लिप्स नहीं देख पाऊंगी अपने, तो माउथ यानी जहां आप इमिटेट कर रहे हैं लेकिन वो आप खुद को देख नहीं सकते उस सिचुएशन में, तो ये इनविजिबल इमिटेशन है। ठीक, यानी इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज करना दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी सच एज द माउथ। माउथ है, आईज है, आप अपनी आंखें थोड़ी देख लोगे, ठीक है ना, तो ये इनविजिबल इमिटेशन कहलाएगा। विजिबल इमिटेशन क्या है? इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन सी सच एज द फीट एंड हैंड्स। जो नकल, इमिटेशन का मतलब है नकल या फिर हम कहें अनुकरण, आप अपने हाथों से, अपने पैरों से कर रहे हैं, वो तो आप देख पाएंगे। ठीक, तो वो विजिबल हो गया। सिंपल, दोनों ही बातें सही है, इसमें कोई भी कुछ ऐसा है नहीं। एक होता है हम डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं। डेफर्ड इमिटेशन बेसिकली आप इमिटेट कर रहे हैं कुछ देर रुक के, वो दोनों प्रकार का हो सकता है, इनविजिबल भी और विजिबल भी, है ना। डेफर्ड इमिटेशन क्या है? बच्चे ने देखा, जन्म से 2 वर्ष के बीच में वो होता है कि मम्मी एक दिन लिपस्टिक लगा रही थी, अब किसी और दिन बच्चा लिपस्टिक लगा करके आपको पूरे फेस पे नजर आया, है ना, आंखों पे लिपस्टिक, होठों पे काजल, ऐसा कुछ उसने बना दिया। ठीक, क्योंकि एक दिन मम्मी को देखा था ये करते हुए या पापा को देखा था शेविंग करते हुए, तो वो डेफर्ड इमिटेशन है, किसी और दिन उसने किया, तो वो इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है। चलिएगा खैर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा।
फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा पहले तो, एक लेंथी सा क्वेश्चन है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हंस रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात, क्या हो गया, क्यों डांस कर रही हो, यहाँ करके दिखाओ सबको, आ जाओ जल्दी जल्दी, हम भी देखेंगे। वो नहीं होता क्लासरूम में क्या एक बच्चा हंस ले, मैडम बुला लेती थी या सर बुला लेते थे, हमें बताओ कौन सी बात है जिसपे हंसी आ रही है, हम भी सुनेंगे, है ना। देखो एक बार, in the context of psychosocial development in childhood, what is the positive influences of peer relations? बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। यानी चाइल्डहुड की बात चल रही है। चाइल्डहुड समझते हैं आप लोग 2 से 12 साल, अर्ली और लेटर दोनों प्रकार के चाइल्डहुड इसके अंदर आ जाते हैं। तो 2 से 12 साल जब चाइल्डहुड की बात हो रही है, यानी 2 से 12 साल तक के बच्चे की बात हो रही है। 12 साल के बाद वाला जो बच्चा है वो बच्चा नहीं रह जाता, फिर टीनेजर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 12 वर्ष में साइकोसोशल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, मन और समाज। तो बच्चे का मन और समाज में जो घुलना मिलना है उसके साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, साइकोसोशल डेवलपमेंट की थियरी एरिक एरिक्सन ने दी है ना। 8 स्टेजेस हैं उसमें। तो ये जो साइकोसोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड है, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर रिलेशंस, आपस में बच्चों का जो पीयर रिलेशंस का संबंध है, सहपाठी संबंध है, उसका प्रभाव सकारात्मक क्या पड़ता है। इसी में गैंग एज आती है 6 से 12 वर्ष में, बच्चे ग्रुप में खेल रहे होते हैं, तो साथ में रहने का बच्चों के साथ या अपने सहपाठियों के या क्लासमेट्स के साथ क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज द चिल्ड्रन बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस द पीयर ग्रुप ओपन्स अप न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। यानी जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि कोई प्ले में जाएगा, फिर फर्स्ट क्लास में जाएगा, पहले तो वो घर में ही रहता है जब जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, ठीक। सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सारी शरारतें और बहुत सारी अच्छी चीजें हम क्या है स्कूल में देख के लाते हैं। मम्मी मेरा दोस्त ये वाली डिश लेके आता है, ऐसा पराठा लाता है, आप तो ऐसा बनाती हो। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके लिए खुलती हैं, नया पर्सपेक्टिव दिखता है उसको स्कूल में जाकर के। एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। और कई बार बातों में भी हम एक दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर अपने आप चूज करते हैं हमारे लिए क्या सही है, तो ये बात तो सही है। सेकेंड है स्टेटमेंट, टेंडेंसी टू रीइंफोर्स अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ मेंबर ऑफ सर्टेन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप। यानी कुछ नस्लीय और जातीय समूहों के किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। यानी हमने मान लिया कि इस जाति, इस समूह के लोग जो हैं इनका हम मजाक उड़ाएंगे या फिर नेगेटिव अनफेवरेबल एटीट्यूड रखेंगे क्योंकि हमारे दोस्त रख रहे हैं, तो ये एकदम पॉजिटिव नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे 4 दोस्त हैं जो एक कम्युनिटी से आते हैं और हम किसी और कम्युनिटी का मजाक उड़ाएं, किसी और जगह से आए हुए बच्चे का मजाक उड़ाएं, कोई बच्चा बिहार से है तो उसको कोई पर्टिकुलर शब्द कह करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बच्चा कहीं और से है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये हमने अपने दोस्तों में जो बुलिंग एक तरह से होती है वो सब सीखना, वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है जो कि यहां दिया हुआ है, केवल 1। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताएंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड रूटीन्स। यानी कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लियर रूल्स और रूटीन्स का फायदा क्या है, कि हमने रूल्स सेटअप किए हुए हैं, दिनचर्या स्थापित की हुई है, स्पष्ट नियम स्थापित किए हुए हैं कि क्लास में जो है एक बार ही जा सकते हो। आप देखेंगे बार बार अगर आप कहते हैं वॉशरूम जाना है मैम, वॉशरूम जाना है, तो मैम कहेंगे चुपचाप से बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में जाना, लंच में करना। लंच अगर आप क्लास में खोल करके लंच करने लग जाएंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्लियर रूल्स हैं कि लंच के टाइम पे लंच करना है ना। पानी भी पूछते हैं तो आप पूछ के पीते हैं कई बार टीचर से, तो क्लियर रूल्स और रूटीन कि ये वाला पीरियड मैथ्स का है, ये वाला पीरियड इसका है, ठीक है ना। हाँ नोटिस आएगा अबीर, सितंबर एंड या अक्टूबर में तो आ ही जाना चाहिए जो सीटेट का नोटिफिकेशन है। चलिए फटाफट से बताइएगा। तो अगर हम देखें क्लियर रूल्स और रूटीन्स का फायदा क्या है, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर कंप्लायंट एंड ओबीडियंट, कि बच्चे आज्ञाकारी बने, तो ये एकमात्र तरीका है। देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है कोई। सेकंड ऑप्शन है टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी एक संरचित वातावरण, एक स्ट्रक्चर्ड वातावरण बने जो एक संरचना में वर्क करे, दैट सपोर्ट्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। यानी इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से, ये नहीं आज फर्स्ट पीरियड इसका, कल किसी और का, परसों किसी और का, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस ठीक हैं थोड़े बहुत, या आज 5 पीरियड होंगे स्कूल में आएंगे, तो इतना अटपटा नहीं, एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन का होना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, उससे सीखने का जो समर्थन
कर पाएगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी व्यवस्था है स्कूल की, वो प्रभावी साबित हो पाएगी। टीचर्स को भी पता है इस टाइम स्कूल आना है, इस टाइम ये क्लास होगी मेरी, इस टाइम ये क्लास होगी, टीचर्स के पास भी टाइम टेबल है, आपके पास भी टाइम टेबल है, तो वो एक स्ट्रक्चर होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको पता है 9 बजे क्लास होगी, है ना, कभी 9 बजे हो जा रही है क्लास, कभी 8 बजे हो रही है, कभी 5 बजे हो रही है, कभी 6 बजे हो रही है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए टाइम टेबल हेल्प कर जाएगा। ठीक। टू लिमिट स्टूडेंट फ्रीडम, बच्चों की फ्रीडम काटनी है, नहीं वो नहीं है। टू रिड्यूस टीचर इंटरवेंशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। इसलिए हम क्लासरूम मैनेजमेंट में रूटीन और टाइम टेबल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट, एसए बोलते हैं उसको, जिसमें ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, टर्म 1 टर्म 2 वाले। फॉर्मेटिव है जिसमें बाकी एक्टिविटीज वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? रचनात्मक का मतलब है जहां रचना हो रही है, जहां एक्टिविटी हो रही है। ठीक। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो एस से हो गया, हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम क्या है, एस से में आएंगे। फिर आते हैं अब मिड टर्म एग्जाम यूज टू डिटरमिन फाइनल ग्रेड। फाइनल ग्रेड के लिए मिड टर्म एग्जाम हो रहा है यानी हाफ ईयरली, ये भी एस से का पार्ट है। अ क्विज गिवन एट द एंड ऑफ अ लेसन टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ का आकलन करने के लिए क्विज दे दी गई, एक प्रश्नावली दे दी गई कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो चैप्टर के बाद, तो पता लग जाएगा कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एफ पे है, ये रचनात्मक है, ये फीडबैक के लिए लिया जा रहा है, बाकी दोनों जजमेंट के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है एक तरह से। अब क्यूमुलेटिव फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम तो सीधा रिजल्ट बताएगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, एक्टिविटी हो रही है, तो क्विज जो है आपकी फॉर्मेटिव में आती है। पेन पेपर टेस्ट जो है आपका वो सबमेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहता है इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट न्यू आइडियाज। बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नए आइडियाज क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट करना, क्रिएटिंग या सिंथेसिस कहते हैं इसको। पुरानी टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस नाम था, अब क्रिएटिंग है। ठीक, सिंथेसिस कहते हैं, यानी क्रिएटिंग या रचना करना हाईएस्ट लेवल है, जो 2001 में इनकी टेक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी, उसके अनुसार अगर हम देखें, सृजन करना यानी कुछ भी क्रिएट करना। जब आप अपना कुछ लिख रहे हैं, अपना कुछ बना रहे हैं, अपनी कोई थियरम बना रहे हैं, कोई टीचर है, कोई भी व्यक्ति है ना, जब वो अपनी कविता लिख रहे हैं, बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी, लेकिन अब जब आप अपना कुछ नया लिख रहे हैं, तो जो क्रिएशन है वो क्रिएटिंग या सिंथेसिस, कुछ नया क्रिएट करना। एनालिसिस होता है जब आप बाकी चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, फेल हुए तो क्यों हुए, पास हुए तो क्यों हुए। रिमेंबरिंग सीधा याद करना है, अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा समझ करके चीजों को करना, अप्लाइंग है जब आप 2+2 का इस्तेमाल करके आपने एडिशन सीखा, जोड़ना और घटाना सीखा, और दुकान पर जाकर के आप सामान लेकर के आए, ये एप्लीकेशन है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम ऐसे देखते हैं, बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने एक 1974 के अराउंड आई थिंक इन्होंने ये टैक्सोनॉमी दी थी। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिया, वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा लर्निंग को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 3 भागों में हम देखते हैं, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी बच्चे का दिमाग कॉग्निटिव लेवल, जिसमें 6 लेवल्स हैं, जिसके अंदर ये बात चल रही है ना, कि आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, बाकी जितने भी आपका, चाहे वो एनालिसिस है, फिर उसके बाद सिंथेसिस है, फिर इवैल्यूएशन आता था, आजकल इवैल्यूएशन नीचे है, सिंथेसिस ऊपर आता है। तो कॉग्निटिव हो गया। अफेक्टिव है इमोशंस बच्चे के इन्वॉल्व हो, यानी दिमाग भी इन्वॉल्व हो और इमोशंस भी इन्वॉल्व हो। फिर आपका साइकोमोटर है, यानी फिजिकली भी वो एक्टिविटी करे, हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा जिसको हम कहते हैं एक तरह से। तो ये बात सही है यहाँ पे। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल में 6 स्तर हैं, वो देख लेते हैं एक बार, वो 6 कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला है रिमेंबर, इसको हम पहले कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज कह देते थे बेसिकली। ठीक, रिमेंबर यानी चीजों को याद करना। आपने कोई नंबर याद किया, कोई डेफिनेशन याद की है, वो आपका किस में आ जाएगी, नॉलेज में आ जाएगी। नॉलेज का मतलब ये वो वाली नॉलेज नहीं है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, ये नॉलेज सिंपल आपके दिमाग में है, कह देते ना उसकी नॉलेज में डाल दियो भाई, ये बात, यानी उसके दिमाग में बस निकल के चली गई, इंफॉर्मेशन की तरह पड़ी हुई है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिमेंबर में। कोई डेफिनेशन याद की हुई है, समझ में नहीं आई, रिमेंबर में है, यानी इसको हम कहते हैं क्या, नॉलेज। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, यानी अब आप समझ रहे हैं किसी चीज को, उस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये है अंडरस्टैंड करना, सेकंड लेवल। फिर थर्ड आता है अप्लाई करना, आपने जोड़ना सीखा, यानी एडिशन की अब आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझी या याद नहीं किया, अब आपको जोड़ना आता है, अप्लाई किया आपने कि 2+2 4 होते हैं, 4 से में से 2 ले लिए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये एप्लीकेशन है, थर्ड लेवल है। फोर्थ लेवल आता है एनालाइज करना, इसमें स्पेलिंग थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई है, एनालाइज करना, यानी
विश्लेषण करना, चीजों के बीच में एनालिसिस बिठा पाना कि आप फेल हुए हैं तो क्यों हुए, किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की जरूरत थी, है ना। फिर एनालिसिस के बाद आता है आपका इवेल्युएशन आता है। आज की डेट में, पहले जो है सिंथेसिस आता था, इसलिए क्रिएट लिखा हुआ है। पुरानी टैक्सोनॉमी में 2001 वाली जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उसमें इवेल्युएट करते हैं, आप देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि अब क्या करना है आगे, जज करते हैं कहां फेल हुए तो क्यों हुए, आखिर रीजन पूछ रहे हैं आप, और फिर आगे क्या करेंगे। तो ये सब जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप कुछ अपना क्रिएट कर पाते हैं, सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं। तो ये 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन में, दिमाग से रिलेटेड डोमेन में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार फटाफट से। 5 क्वेश्चन और हैं, समझेंगे, फिर थोड़ा सा आपके विचार में देखूंगी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद हम शुरू कर रहे हैं तो आपका जो भी फीडबैक होगा उसको समझेंगे। पियाजेज कॉन्सेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, यानी पियाजे का जो अहम केंद्रितावाद का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इज मोस्ट एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में उसका अवलोकन कर सकते हैं हम, यानी ईगोसेंट्रिज्म सबसे बेहतर तरीके से कहां दिखता है, कौन सी स्टेज में। 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। सेंसरी मोटर संवेदी परक 0 to 2, 2 to 7 यानी 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक, 11 और अबव जो है वो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। फटाफट से बताइएगा आप क्या सीन है। तो यहां पे हमें पता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक पाया जाएगा बच्चा, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ही ये विशेषता है। देखो हर एक स्टेज की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वाली, इसी में सिंबॉलिक थॉट की विशेषता है ना। ऐसा नहीं इसके बाद खत्म हो गया या इससे पहले बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन विशेषता इसी स्टेज की। ईगोसेंट्रिज्म इसी स्टेज की विशेषता है आपकी, ठीक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेज से संबंधित है कि ईगोसेंट्रिज्म होता क्या है, अहम केंद्रितावाद, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के क्या कहेंगे, नजरिए को ना देख पाना एक तरह से। यानी बच्चा सोचता है जैसा मैं सोचता हूं वही वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, जो मैं सोचता हूं सही है वही सही है ना। मैं सोचता हूं कि शादी करनी चाहिए तो सही है, कोई और सोचता है नहीं करनी चाहिए तो वो गलत है। मतलब हर, ये तो थोड़ी सी बच्चे वाली बात नहीं है, लेकिन बड़े लोग भी होते हैं ईगोसेंट्रिक। यानी ईगोसेंट्रिक मतलब जो मैं सोचता हूं वो सही है, जैसा मैं फील करता हूं किसी चीज के बारे में वही सही है, दुनिया को जैसे मैं देखता हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बच्चे को हो सकता है कि उसको डोरेमोन पसंद है और उसके भाई को नहीं पसंद, तो उसने कह दिया अरे डोरेमोन, तेरा डोरेमोन तो खराब है, तो वो रोने लगेगा, लड़ने लगेगा कि ऐसे कैसे मेरा डोरेमोन खराब हो गया। तो उसको लगता है जो मुझे पसंद है, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो सबकी है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप गलती कर देंगे। एक और क्वेश्चन है लास्ट पियाजे का, फिर उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन है। पियाजे इंपॉर्टेंट है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन इनके डालने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन से एक ऑप्शन में किया गया है। पहला ऑप्शन है अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को अपनाना या उसमें परिवर्तन करना। अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कोई नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो अडेप्ट कर रहे हैं अपने आज के स्कीमा में, चेंज ला रहे हैं अडेप्ट करके, है ना। अपनाना या चेंज लाना, परिवर्तन करना। क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू डील विद न्यू इंफॉर्मेशन, देखो जब आप नया स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसको, क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। आप कुछ एकोमोडेट कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं। इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, मतलब इसमें देखना कितने लोग सी जवाब दे रहे हैं। सी ऑप्शन सिर्फ 24% लोग, हाँ तो इसमें बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में बिना बदलाव के लिए किए एकत्रित करना, यानी ऐड कर रहे हैं कुछ, जैसे दाल चावल खाना सीख रही है सीमा मिक्स करके, तो बस ऐड कर लिया ना उसने, पुरानी में चेंज नहीं किया ना कुछ, कि पहले हाथ से खाती थी अब सिर्फ चम्मच से खाना अभी सीखा है, अब चम्मच से ही खाएगी, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, ऑल्टर किए बिना आपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर लिया, है ना। मैंने पेन देखा था, एक और पेन देखा, उसको ऐड कर लिया अपने स्कीमा में, ठीक। तो बिना ऑल्टर किए फिट इन कर लिया एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। रीऑर्गेनाइजिंग स्कीमास टू बेटर फिट अ न्यू कॉन्सेप्ट, अगर रीऑर्गेनाइज करेंगे, अगर आप अडेप्ट करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, तो आपको एकोमोडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपने इंटीग्रेट कर लिया, एकीकृत कर लिया, समाहित कर लिया आज के ही स्कीमा में, बिना उसको चेंज किए कुछ नया जोड़ लिया अगर, तो क्या हो गया, ये एसिमिलेशन है, आपने आत्मसात कर लिया, बस इंटीग्रेट कर दिया कुछ बिना चेंज किए पुराने स्कीमा को। बहुत ज्यादा चेंज दोनों केस में होता है, बट लिटरली ऑल्टर नहीं किया यहां पे।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न द सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट टू देयर कल्चर। किस विकासात्मक अवधारणा में वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं सामाजिक मानदंड और व्यवहार उनकी संस्कृति के लिए उपयुक्त है। यानी बेसिकली कि उनके सामाजिक मानदंड क्या है, क्या समाज में कैसे व्यवहार करना सही माना जाएगा, उनकी संस्कृति के लिए क्या चीजें उपयुक्त हैं, ये प्रक्रिया, ये सब बातें वो सीखते किस प्रक्रिया से हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिंपल ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं या एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना, एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखना, ये सोशलाइजेशन है। सामाजिकरण कहलाएगा जिसमें इंटरनलाइजेशन की प्रक्रिया भी, आत्मसात भी, आंतरिकीकरण भी आप बहुत चीजों का करते हैं जो आप अपने अंदर भर लेते हैं इधर उधर देख करके। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके सीखना। घर कोई आए तो नमस्ते करते हैं, आप अगर मुस्लिम फैमिली में हुआ है आपका जन्म तो हो सकता है आप अस्सलाम वालेकुम या जो भी उस परिस्थिति के हिसाब से सही बैठता हो वो कहें, है ना। आप पंजाबी फैमिली में आपका जन्म हुआ तो हो सकता है आप कुछ और कहें, सत श्री अकाल कहें, है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये कहाँ सीखा आपने, समाजीकरण, समाज के नियम कायदे कानून समाज में रह करके सीखते हैं आप, ठीक। सोशलाइजेशन सामाजिकरण कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से समझा देंगे जिसको दिक्कत हो रही है ना। वो एसिमिलेशन एकोमोडेशन बहुत लोगों को दिक्कत होती है। मैं अभी शॉर्ट में एक तरीका, मतलब तरीका क्या, उसका सिंपल एक फंडा होता है समझने का, उसको समझेंगे, एक बार मैं शॉर्ट में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, व्हाट इज दी, क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है, what is the term for phenomenon where adolescents believe they are unique and that no one else can understand their experience। उस घटना के लिए क्या शब्द है जहां किशोरों का या किशोरावस्था के जो व्यक्ति हैं, एडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं 12 से 18 वर्ष के, का मानना है, और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष के किशोरों का मानना है कि वे अद्वितीय हैं, यानी यूनिक हैं और उनके अनुभवों को कोई और नहीं समझ सकता है। ये मम्मी, ये पापा, ये बहन, ये भाई, ये क्या समझेंगे मुझे, मैं ही तो हुआ हूं दुनिया में एकमात्र अपने जैसा, है ना। जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो कोई और क्या ही समझ पाएगा, ठीक। तो पर्सनल फेबल कहेंगे इसको, इमेजिनरी ऑडियंस कहेंगे, ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे या सेल्फ एफिकेसी कहेंगे, फटाफट से बताइए। देखिए इसको कहेंगे हम पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल ऐसी वो कहानियां बना लेता है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियां, उसकी कल्पना के द्वारा निर्मित कहानियां, उसको लगता है मैं ही यूनिक हूं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं ना पहले कभी किसी ने किया है ना कोई आगे आने वाला कर पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में मैं ही एक डॉट हूं जो एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई नहीं है आगे पीछे, ठीक। मैं तो बाइक लिटा के भी चला लूं तब भी मुझे कुछ नहीं होगा, उसको लगता है मतलब मैं तो इनविंसिबल हूं एक तरह से, कुछ अलग ही इंसान, कुछ अलग ही पदार्थ हूं मैं, कुछ अलग ही जीव हूं मैं, ठीक। तो ये पर्सनल फेबल है। आप देखेंगे टीनेजर्स अपनी ही हवा में रहते हैं, उनको लगता है इन्हें क्या पता, घर वाले मुझे क्या ही समझ पाएंगे, मेरे इमोशंस को, मेरी तकलीफों को ये लोग क्या ही समझ पाएंगे, जो कि कुछ हद तक सच भी है। इमेजिनरी ऑडियंस होता है जब उसको लगता है हर जगह मुझे कुछ देख ही रहा है हर कोई, मैं पार्टी में गई हूं या गया हूं और एक पिंपल आ गया है तो वो उस पिंपल पे सबका ध्यान है, सब मेरे पिंपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सब मेरी ड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म का पार्ट है, दोनों के दोनों। एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म एक तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रितवाद, यानी बच्चे का सारा ध्यान खुद पे है, वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाएगा। एडोलेसेंस में भी ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी किशोरावस्था में भी अहम केंद्रितवाद होता है, जिसमें बच्चे को दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो उसको ये लगता है कि मैं यूनिक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ और ही हूं और मेरे से कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। इमेजिनरी ऑडियंस है जब उसको लग रहा है सबका ध्यान मेरे ही ऊपर है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं। तो ये दोनों एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म के पार्ट हैं। कब होता है ये? 12 से 18 वर्ष में। अगर वैसे देखें पियाजे के हिसाब से तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक। नॉर्मल वाला ईगो सेंट्रिज्म तो 2 से 7 में आ जाएगा, है ना, बेचारा चॉकलेट पे खेल रहा था जब। सेल्फ एफिकेसी होती है आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास कि यार अगर मैं सच में मेहनत करूं तो चीजें हो जाएंगी। धन्यवाद हरप्रीत और जितने भी लोग बर्थडे विशेस दे रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। मैं कब टीनेजर से एक प्रॉपर अडल्ट बन गई और अब ज़्यादा साल बचे नहीं हैं, 30s में एंटर कर जाऊंगी। ये सब यूट्यूब पे ही एक तरह से मैं बड़ी हुई हूँ अगर देखा जाए तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19, विच अटैचमेंट स्टाइल आइडेंटिफाइड बाय मैरी एन्सवर्थ is characterized by children who show distress when a caregiver leaves and are not easily comforted upon their return। मतलब क्या है इस बात का? मैरी एन्सवर्थ द्वारा दी गई कुछ ऐसी शैलियां हैं, लगाव शैली, अटैचमेंट स्टाइल जिसको हम कह देते हैं,
उन बच्चों की विशेषता आपको पहचाननी है जो देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। यानी मान लीजिए उसकी मदर है बच्चे की या फादर हैं, जो भी उसका ध्यान रखता है, जिसके भी पास वो रहता है, दादी के, नानी के, वॉटेवर, अगर वो उससे दूर चले जाएं तो देखभाल करने वाला व्यक्ति या अभिभावक जो है करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। यानी मम्मी अगर स्कूल गई है, मान लीजिए पढ़ाती हैं या फिर कोई जॉब करती हैं या किस दिन छोड़ करके जाना पड़ा, तो बच्चा परेशान होगा, रोएगा उनको याद करके। उनके लौटने पर उन्हें आसानी से आराम नहीं मिलता। यानी जब बच्चे के माँ बाप आ भी गए हैं, उसके केयर गिवर आ भी गए हैं वापस, तब भी वो उनसे नाराज सा रहेगा, दूर दूर से रहेगा, आके गले मिल भी गया तब भी ज्यादा, जैसे कैट्स का व्यवहार नहीं होता है ना, तो वो ज्यादा मतलब वो खुश नहीं है उस तरह से खुल के, वो तब भी नाराजी है कि क्यों गए थे मुझे छोड़ के, ठीक है ना। तो ये कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है? अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली सिक्योर अटैचमेंट होते हैं, जहां आप बहुत ज्यादा इमोशनली फैल के खत्म नहीं हो जा रहे हैं, और इनसिक्योर अटैचमेंट होते हैं। ये अटैचमेंट स्टाइल पे भी आज के 2 टॉपिक लिख लेना निशा। एक तो हम करेंगे डिस्कस जेंडर कॉन्स्टेंसी या जेंडर कॉन्स्टेंट थियरी, मतलब वो टर्म्स में शॉर्ट में, और दूसरा ये अटैचमेंट स्टाइल लिख लेना कहीं पे। सिक्योर अटैचमेंट तो नहीं है, अवॉइडेंट भी नहीं है कि अवॉइड ही कर दिया बच्चे ने। एम्बीवेलेंट और रेजिस्टेंट अटैचमेंट है जो प्रकार है इनसिक्योर अटैचमेंट का, है ना, प्रतिरोधी लगाव का, कि आए भी हैं माँ बाप तो बहुत ज्यादा वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा, उसको टाइम लगता है नॉर्मल होने में बच्चे को फिर, ठीक। तो ये एम्बीवेलेंट या रेजिस्टेंट अटैचमेंट स्टाइल है, या इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आता है। इसके कुछ साइंस हैं एंग्शियस एम्बीवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल के क्लिंगिंग टू केयर गिवर्स, यानी क्लिंगी हो जाता है बच्चा, यानी यार तुम मत जाओ टाइप्स चीजें, ठीक है, मम्मी मत जाओ, ये वो। लिमिटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं जब तक मदर उसकी या जो भी जिनके भी साथ वो रहता है वो वापस नहीं आ जाएंगे, है ना। आसानी से चुप कराना मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चे को जिसका ये स्टाइल है। अब फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों से डरना, ये सब हम डिस्कस करेंगे उसी में जो अभी हम अटैचमेंट स्टाइल की बात कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच term refers to the ability to understand and share the feelings of another person and is crucial for social development। यानी कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि वो कौन सा टर्म है, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे की भावनाओं को समझ पाना और शेयर कर पाना, या आप भी उससे रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से, ये कौन सी क्षमता है, कहां काम आती है? क्रूशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में। क्या आप लोगों सामाजिक विकास क्या, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे जुड़ते हैं, दूसरे की समस्या में कैसे उसका साथ देते हैं, कैसे समझते हैं उसको, कैसे एक सौहार्दपूर्ण तरीके से सब मिलकर के रह सकते हैं, ठीक। कौन सी एबिलिटी है जो चाहिए दूसरे की भावना को समझने के लिए, उससे रिलेट कर पाने के लिए? 20 का डी कैसे हो जाएगा? ईगो सेंट्रिज्म चाहिए। अगर आप ईगो सेंट्रिक हैं तो आपको कोई अपनी समस्या कहेगा, आप कहेंगे अरे तुमने क्या देखा है जिंदगी में, परेशानी तो हमारी थी, है ना, हमने तो इतनी एज में ये कर लिया था, अब मैं यही करने पे आऊं तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी, है ना। अरे तुम क्या करोगे यार, तुम्हारा क्या स्ट्रगल है, अच्छा तुम 23 साल के हो, अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी है, अरे 23 साल में रिटायरमेंट ले लिया था मैंने, ये फलानी गाड़ी ले ली थी। तो ये क्या होगा? ये ईगो सेंट्रिज्म है कि मैं उस तरह से देख रही हूं जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सबके रहे हैं। एम्पैथी चाहिए यहां पे, अगर दूसरे की भावनाओं को समझना है तो एम्पैथी चाहिए, ठीक है ना। दूसरे की फीलिंग्स को समझना है तो यहां पे एम्पैथी चाहिए होगी। ये क्रूशियल एबिलिटी है सोशल डेवलपमेंट के लिए। एम्पैथी क्या है? खुद को दूसरे के शूज में रख करके देख पाना, यानी सहानुभूति होती है, हाँ अरे यार बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, फील कुछ नहीं हो रहा आपको, बस दूर से सिंपैथी दे रहे हैं। सिंपैथी नहीं चाहिए टीचर को, क्लासरूम में बच्चे को भी सिंपैथी नहीं देनी, है ना। एम्पैथी चाहिए कि आप दूसरे के शूज में खुद को रख कर देख पाए। ब्रेकअप कभी हुआ होगा तब ही महसूस कर पाएंगे सच में ब्रेकअप का दर्द क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एम्पैथी है कि आप सेम महसूस कर पा रहे हैं, समान अनुभूति जो सामने वाला कर रहा है, ठीक। तो ये सहानुभूति नहीं समानुभूति आएगा, यहां हिंदी में सेम ही ट्रांसलेशन कई बार आ जाता है, समानुभूति, एम्पैथी। क्लियर है? ऑल्ट्रुइज्म होता है बेसिकली परोपकारिता, वो एक अलग चीज है कि आप सबकी मदद करना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो नेचर होता है एल्ट्रुइस्टिक। चलिए खैर, ये था ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक बार किसी को ना 16 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए पहले तो वो बता दो, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। कई लोगों को डाउट होगा, है ना, मतलब दिक्कत आ रही है समझने में। ये टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर्स ये PDF आपको मिल जाएगा। लेट्स लर्न स्क्वाड 8-9 लाख पता नहीं कितने लोग हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं। आई थिंक टीचिंग एग्जाम्स में सबसे बड़ा चैनल है, बट हाउ डज इट मैटर।
लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, ज़माना आपके साथ हो या ना हो, अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, है ना, खुशी हो, दुख हो, अपने साथ आप सबसे पहले रहें, अपने आप को अपना कांस्टेंट बनाएं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ठीक, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हो गए वो आप बता देंगे। और ये वाली सीरीज हम 9 बजे कंटिन्यू रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे, इन बिटवीन कभी कभी किसी किसी दिन टर्म्स भी करते रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 में कई लोगों को जो है दिक्कत हो रही थी, उसको फटाफट से समझ लेते हैं। कल छुट्टी है, अगेन मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, खुश होना चाहिए इंसान को, है ना। कई बार हम ही अपना क्रेज खत्म कर लेते हैं। अभी अब से 10 दिन पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, फिर अभी है प्लान, बाद में बताऊंगी कहानी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट तरीके से दर्शाता है। पहला ऑप्शन है अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। देखो पहले ना यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन 1 सेकंड लगा करके, मतलब 1 मिनट लगा करके समझ लो। इक्विलिब्रियम के अंदर आते हैं ये, अडेप्टेशन की प्रक्रिया के अंदर आते हैं, अनुकूलन जिसको कहते हैं पियाजे की थ्योरी में। ठीक है, आप अडेप्ट करते हैं जैसी सिचुएशन होती है आसपास उसके हिसाब से, अनुकूलन के अंदर ये दोनों आ जाते हैं। पियाजे की थ्योरी नहीं देखी हो देख लेना, यूट्यूब पे हजारों हजार वीडियोज हैं, ठीक है ना, बहुत काम किया पिछले 8 सालों में, मतलब बहुत सारी क्लासेस ली उस सेंस में, बाकी बहुत तो कभी होता नहीं है कितना भी कर लो। देखो एक बार एसिमिलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी, लेकिन हाँ ये सारी थियरीज आपको मिल जाएंगी, बहुत से मेरा मतलब ये है, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, बात ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक। आत्मसातीकरण, आत्मसात करना और समायोजन, ठीक, समायोजन, ठीक है जी। अब आत्मसात करने की जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो आत्मसात करने से मेरा मतलब यहां है कुछ ऐड करना। ये सिंपल अगर भाषा में समझें तो आपने कुछ न्यू ऐड कर लिया, फिट कर लिया एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या होता है, आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपके ब्रेन में एक तरह से सॉफ्टवेयर है, आपने एक नंबर और ऐड कर लिया, है ना, फोन में नंबर किसी का एक और ऐड कर लिया। एसिमिलेशन क्या है, तो उसके लिए किसी और का मतलब निशा का एक और नंबर मैंने ऐड कर लिया, तो मैं गई निशा के नंबर में एक और नंबर ऐड कर दिया, एसिमिलेट कर लिया, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में फिट कर लिया नई इन्फॉर्मेशन को, ठीक। तो कुछ भी नया ऐड कर लिया एग्जिस्टिंग स्कीमा में या प्रीवियस नॉलेज में या एग्जिस्टिंग नॉलेज में। जो एग्जिस्टिंग का मतलब है जितना आज वर्तमान ज्ञान में कुछ और ऐड कर लिया, निशा के ही नाम पे एक और नंबर ऐड कर लिया, ये है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन है अब आपको पुराने को परिवर्तित करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर मैं कहूं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन आ गई है और वो एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कुछ नया बनाना पड़ेगा, एक नया स्कीमा क्रिएट करेंगे, या तो आप या पुराने में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे बिल्ली आपने देखी थी, लेकिन एक दिन आपने कुत्ता देखा और आपने बिल्ली कह दिया उसको, तो अब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज बिल्ली देखी, दूसरी टाइप की बिल्ली भी इसी स्कीमा में अपडेट कर ली, तो वो एसिमिलेशन है कि ये दूसरी ब्रीड है बिल्ली की, तो एसिमिलेशन है। लेकिन आपने कुत्ते को बिल्ली बोल दिया कि उसके भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है, तो अब आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो समायोजन है। जब सिंपली ऐड करना पड़े, एग्जिस्टिंग स्कीम में फिट इन करना पड़े, तो वो एसिमिलेशन है। तो यहाँ पे अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, अब नई जानकारी को शामिल करने के लिए आपको अडेप्ट करना पड़ रहा है, यानी चेंज करेंगे आप, एक तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो ये एकोमोडेशन में जाएगा। क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू डील विद न्यू इन्फॉर्मेशन, अगेन नई इन्फॉर्मेशन के आने पर नया स्कीमा यदि क्रिएट करना पड़े, अगेन फिर वो एकोमोडेशन हो जाएगा, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन की वजह से या तो आपको पुराने में एडजस्टमेंट करना पड़ा, अडेप्ट करना पड़ा, नया क्रिएट करना पड़ा। अगर सिर्फ फिट इन करना पड़े एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, तो वो एसिमिलेशन है। थर्ड है इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग देम, यानी नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में बिना बदलाव के एकीकृत कर लिया। आपने निशा का ही नंबर था ऐड, उसमें एक और नंबर ऐड कर लिया, बिल्ली का स्कीमा था, एक और बिल्ली देखी, हाँ अच्छा ठीक है ये भी एक तरह की बिल्ली होती है, ऐड कर लिया, पुराने स्कीमा में ही क्या कर लिया, नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में विदाउट ऑल्टरिंग, पुराने स्कीमा को चेंज नहीं किया कि अब ये वाला पेन नहीं रहा, आज से तो पेन यही वाला रहेगा, नहीं, ये भी पेन है और ये भी पेन है, पेन के स्कीमा में दोनों को ऐड कर लिया, पेन का स्कीमा नहीं खत्म कर दिया,
तो ये एसिमिलेशन है, इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट ऑल्टरिंग द ओल्ड वंस। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एज इट इज फिट कर लिया आपने, दाल चावल खाना सीख लिया, फिट कर दिया, कुछ पुराना थोड़ी चेंज किया दाल चावल खाना सीखने के लिए। रीऑर्गेनाइजिंग स्कीमास टू बेटर फिट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इसका मतलब एकोमोडेट करना पड़ेगा, वही एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन है ना, मैनिपुलेशन, ये सब अगर करना पड़ रहा है तो एकोमोडेशन है। अगर जस्ट फिट इन करना पड़ रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान स्कीमा में, स्कीमा मतलब प्रीवियस नॉलेज जो भी आपके दिमाग में है उसमें, तो वो एसिमिलेशन है। सिंपल बात। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच। पेडागोजी स्पेशल के बैच में अभी भी एडमिशंस आपके ओपन है। कुछ लोग कह रहे हैं नया बैच कब लॉन्च करेंगे। देखो रोज रोज हवा में तीर तो नहीं लगाने चाहिए। जब तक फाइनल, अगर सुपर एड की जैसा कि आप बात कर रहे हैं, फाइनल सिलेबस नहीं आ जाएगा, फाइनल चीजें नहीं आ जाएंगी, तब तक बैच नहीं आएगा। कोई जल्दी में हम लोग होते नहीं है ना। चलिए खैर, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे हम वेंसडे, मिलेंगे 11 तारीख को होपफुली, और कल छुट्टी रखेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग जितने भी लोग शुभकामना दे रहे हैं, और ऑल द बेस्ट। करेंगे ऐसे ही तैयारी, अभी यूट्यूब पे कंटिन्यू करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कोई और आपके विचार हों, सेशन कैसा लगा, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए, वो सब आप बता दीजिएगा कॉमेंट्स में। हाँ, बैच में शार्प दे रहा था, शार्प के शराब समझ नहीं आया। चलो टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, बैच की क्लास आज नहीं हुई और कल भी नहीं होगी, तो 2 दिन की छुट्टी है। आज बहुत टाइम से हम यूट्यूब सोच रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो आज यूट्यूब कर दी है बैच की छुट्टी करके। वेंसडे से दोनों ही जगह पे कंटिन्यू रहेगा साथ साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेक केयर।